हेलो एंड वेलकम बैक। तो इन लास्ट लेक्चर ऑन इकोसिस्टम हमने बात किया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में और इकोसिस्टम की बेसिस के बारे में कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बातें हैं, टॉपिक लेवल ये सब की बातें हम ऑलरेडी दूसरे उसके पहले वाले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। सो बाकी बचे हुए जो हमारे इकोसिस्टम के टाइप्स है, जैसे ग्रासलैंड है, ठीक है, डेजर्ट है, एक्वाटिक है, ये सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद है फॉरेस्ट के बाद का हमारा रेंजलैंड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो रेंजलैंड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मेनली अगर रेंजलैंड की बात करें तो उसमें ग्रासलैंड होते हैं, सरबलैंड्स होते हैं, सवाना होते हैं और कुछ कुछ वैसे होते हैं जो प्राइमरी ग्रेजिंग के लिए हम एरियाज मैनेज करते हैं। वो 31 to 69% ऑफ अर्थ लैंड हो सकता है, डिपेंड कि हम किस क्राइटेरिया पे क्लासीफाई कर रहे हैं रेंजलैंड को। ठीक है, तो जो ग्रासलैंड है उनका इकोसिस्टम में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, टाइप्स और डायनेमिक्स। तो 31 to 69% ऑफ एरिया है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये ग्रासलैंड है, ये इधर भी ग्रासलैंड होते हैं। ये पूरा अफ्रीका का ये वाला रीजन ग्रासलैंड है, नीचे तक ये फिर ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड है। ठीक है, तो इस तरह से है। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं तो डोमिनेटेड बाई ग्रास, कि जो ग्रासलैंड होता है उसमें क्या खास होता है कि ग्रासलैंड होता है, ग्रास होता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होता है कि फायर अडेप्टेड वेजिटेशन होता है। ठीक है, कि जो क्योंकि उनका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, स्टेम अंडरग्राउंड होता है, प्रोन टू ड्रॉट होता है, सपोर्ट लार्ज ग्रेजिंग हर्बीवोर्स होते हैं जो कि भाई खूब घास खाते हैं, बड़े बड़े, जैसे हाथी हो गया, बाइसन हो गया। ठीक है, और राइनो, नॉट राइनोस, और उसके अलावा और भी बहुत से जैसे जिराफ हो गए, इस तरह के हो गए। बाकी छोटे छोटे भी जैसे डियर्स हैं, ये सब भी बहुत। ठीक है, सॉइल ग्रेटर देन 2 मीटर डेप्थ होता है, लोमी होता है, हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर तो होगा ही ना, एक ग्रास है, हर बार खत्म हो रहा है, गल रहा है, खत्म हो रहा है, गल रहा है, खत्म हो रहा है, गल रहा है। ठीक है, रेनफॉल हो गया यहाँ पे 252, क्या होता है, 900 mm होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक, मतलब मोस्टली 90 की जगह हम 75 भी आएगा तो सही है। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच इसका सॉइल होता है। ठीक है, किस में, टेम्परेट ग्रासलैंड में। अब हम टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड पे आ गए। तो मेजर टाइप्स कौन कौन से, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में और टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट में क्या रेनफॉल होता है, 25 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। ठीक है, एम में तो 100 से बढ़ा देना है। ठीक है, और जो सॉइल्स होते हैं मोस्टली मोली सोल्स होता है, चेनोजेम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, शायद आया भी है पास्ट में, कि चेनोजेम्स की यहाँ पे जो होते हैं प्रेरीज में कौन से सॉइल होते हैं, चेनोजेम्स। ध्यान रखना, प्रेरीज कौन सा है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक, फ्यू और नो ट्रीज, कुछ कुछ ट्रीज होते हैं अभी नहीं होते क्योंकि उनका रेनफॉल कम है और फायर आग लगते रहता है। तो एग्जाम्पल हो गया प्रेरीज हो गए नॉर्थ अमेरिका में, ये वाला। ठीक है, फिर स्टेपीज हो गया, स्टेपीज हमारा यूरेशिया में है, ये वाला। ठीक है, जो यूक्रेन वाला एरिया है ना, वो स्टेपी का ही पार्ट है, जिसमें कि बहुत अच्छा गेहूँ होता है। जैसे प्रेरीज में भी सुनते हैं ना कि उसको वीट बॉल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे खूब गेहूँ, ये सब कुछ गेहूँ होता है बहुत ज़्यादा, फिर कॉर्न बहुत होता है, मकई। तो क्योंकि सॉइल भी बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच है ना मॉरिशस, तो यहाँ भी सेम है, स्टेपीज में भी। ठीक है, तो ये एरिया में पूरा गेहूँ की खेती होती थी, जो यूक्रेन वाला एरिया है ना, यहाँ भी बहुत ज़्यादा, इसलिए कि सॉइल जो है न्यूट्रिएंट रिच है और वो भी स्टेपीज का ही पार्ट है। तो वहाँ पे लड़ाई इस बात का भी है कि हमें भाई उगाने खेती चाहिए, मतलब वो छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा गेहूँ उगाए जाते हैं। ठीक है, फिर पम्पास हो गया, साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में है रीजन, वो हो गया अर्जेंटीना, बोलीविया, यहाँ सब मिला के। ठीक है, ठीक, वेल्ट हो गया। ठीक है, वेल्ट हो गया हमारा साउथ अफ्रीका में है, ग्रासलैंड। फिर डाउन्स हो गया। ठीक है, डाउन्स हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये जो थोड़े गर्म से हैं। तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में है, कि ये हो गया डेजर्ट, ये वाला एरिया। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आइडिया लग सके। ठीक है, तो ये क्यों नहीं काम कर रहा, ये पता नहीं क्यों, छोड़, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो ज़्यादा ही पिछड़ा हो गया, देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया तो हमारा डेजर्ट का हो जाता है ना, ये वाला। ठीक है, ये डेजर्ट, तो ये जो हमारा एरिया है वो हमारा सवाना का है। ठीक है, सवाना का है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में होता है। ठीक है, रेनफॉल क्या आता है, 500 to 1300। ठीक है, सेंटीमीटर, 500 to 1300 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और ईयर राउंड लगभग टेम्परेचर हाई होता है, और थोड़े बहुत डिस्टिंक्ट वेट और वेट सीजन होते हैं। ठीक है, और ड्राई सीजन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस ग्रास लेयर होता है विथ स्कैटर्ड। ठीक है, फायर रेजिस्टेंट ट्री होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे फायर रेसिस्टेंट ट्री होते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, सवानाज में खासकर, जैसे एकासिया हो गया, बाओबाब हो गया, ये सब। और यहाँ पे फायर क्रूशियल इकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि अगर आग नहीं लगेगा ना, ट्री का इंक्रोचमेंट हो जाएगा, पूरा ग्रासलैंड खत्म हो जाएगा। तो वो क्या कहता है, आग लगने से ट्री के जो पॉपुलेशन है, ट्री जो है, नंबर ऑफ ट्रीज है, वो चेक में रहते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ की खासियत है। जैसे कि अफ्रीका में सवाना है, ब्राज़ील में इसको सेराडो बोलते हैं, इंडिया में तराई है। तराई मोस्टली नहीं है, घर द्वार सब बन के ख़त्म है। तो इंडिया में जो ग्रासलैंड है, जैसे काजीरंगा ग्रासलैंड है, तेराई है, डेक्कन प्लेटो का ग्रासलैंड है, ये सब है थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स। सॉइल फर्टिलिटी की अगर बात करें फंक्शनल डायनेमिक्स में, तो डीप है, डार्क न्यूट्रिएंट रिच, ठीक, ऑर्गेनिक ऑरिजन्स होते हैं, मोली सोल्स होते हैं, चेनोजेम्स होते हैं, बेड बास्केट है, ड्यू टू फर्टाइल सॉइल बिल्डअप बोलते हैं। फिर एक्सटेंसिव फाइबरस रूट होते हैं ग्रासेस के, तो डाई और डिके एनुअली सड़ते हैं, मरते हैं, तो लेकिन फिर से जम जाते हैं, क्योंकि वो नीचे तक जिंदा ही है ना। और यहाँ पे बाइसन होते हैं, एंटीलोप होते हैं, जेबरा होते हैं, जो कि को इवॉल्व होते हैं ग्रास के साथ, की ठीक है, बायोटिक मूवर्स होते हैं, ग्रास के ग्रोथ में स्टिमुलेट भी करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं डंग के थ्रू, पुप, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी क्या है यहाँ की? तो स्टैंडिंग बायोमास, ठीक है, लोअर है फॉरेस्ट से, क्योंकि कम है ना, ठीक है, बायोमास तो पता ही है, तो वो तो कम होगा ही यहाँ पे। और यहाँ पे टर्नओवर रेट क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स ऑल्सो कि इस तरह से पढ़ाऊँ या फिर लाइन वाइज और थोड़ा बहुत इमेज का उपयोग करके, कि ऐसे एक इन्फोग्राफिक के थ्रू, जैसे आप बताओगे वी कैन डू फर्दर, कि जैसे आसानी हो, ठीक है। बट आई थिंक कि विजुलाइज हो जाता है तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसान रहती है, इन माई ओपिनियन। मे बी कुछ लोग ऐसे ना हो, ठीक है, तो आप बता देना उस हिसाब से। जो इंडिया के जो ग्रासलैंड्स हैं, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल समानाज टाइप अगर देखने जाए तो मिलते हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। अगर जाओगे ना आप, तो इस सीजन में देखने को मिलेंगे उस तरह के, ठीक है। वहाँ पे गौर्स होते हैं, चीतल हो गया, वाइल्ड लॉक्स हो गए। फिर तराई वाला ग्रासलैंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वो जो हिमालय के बाद वाला रीजन है ना, ये हिमालय की पहाड़ियाँ हो गई, और ये हमारा प्लेन रीजन के बीच वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा आपको मिल जाएगा ग्रासलैंड्स, तो वहाँ पे तभी टाइगर और ग्रैंड हैंड वन हॉर्न राइनोसोरस और हाथी होती पाए जाते हैं। इसलिए क्यों पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये ग्रासलैंड है, ये सब ग्रासलैंड के स्पीसीज हैं, तो यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड है। आज के डेट में भले ही हम ग्रासलैंड थोड़े कम से रह गए हैं, अधिकतर हमने एग्रीकल्चर फार्मलैंड में कन्वर्ट कर लिया। फिर सेमी एरिड ग्रासलैंड है हमारा, ये एशियाटिक, अपना ये वाला गुजरात के साइड में, ठीक है। तो और फिर 16 ग्रासलैंड हमें मिल जाएगा, हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड है, छोटे छोटे ऐसे पार्ट में होते हैं, ठीक है। वहाँ पर नीलगिरी, तार लैंड, लैंड टिल मकैक, ये सब, ठीक है। तो ये सब होता है। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये ग्रासलैंड हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके, ठीक है, वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में, कि वेटलैंड इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं, हमारे टॉपिक में दिया हुआ है वेटलैंड इकोसिस्टम, तो हमें उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दिया है तो बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो वेटलैंड इकोसिस्टम आर ट्रांजिशनल लैंड बिटवीन टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक के बीच के ट्रांजिशन के हैं, ठीक है। एक तरह से क्या कर सकते हैं उसको, कि वो एक तरह से ट्रांजिशन के हैं, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन डिफाइन करता है 1971 में, ठीक है। रामसर जगह कहाँ है? तो ईरान में है, ठीक है। तो वहाँ एक मीटिंग हुई कि भाई ये सब एरियाज को, वेटलैंड्स को हम थोड़ा बचाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे खासकर क्लाइमेटिक और हर तरह के रेगुलेशंस के लिए, मिनरल्स रेगुलेशंस के लिए, ठीक है, प्लस चीज़ों को बहुत ही बैलेंस में रखने के लिए। तो उन्होंने बताया कि ब्रॉडली उन्होंने डिफाइन किया कि ब्रॉडली एरियाज ऑफ मार्स, ठीक है, फैन, पिटलैंड्स और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट या टेम्प्रोरी, परमानेंट भी टेम्प्रोरी, ध्यान रखना है। ये डिफिनीशन से ही आ जाएगा ना कि इसमें से कौन कौन सा वेटलैंड है, तो आप सिर्फ डिफिनीशन माइंड में रहेगा ना, तो आप कर लोगे। ये नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, ये परमानेंट है कि टेम्प्रोरी है, विथ वाटर दैट इज फ्लोइंग और स्टैटिक, बह रहा हो कि स्टैटिक है, फ्रेश है, ब्रैकिस है या सॉल्ट है, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर, ठीक है, द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड्स डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स, ठीक है, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लो टाइड पे। वो सारे एरियाज को हम क्या कहेंगे? वेटलैंड कहेंगे, ठीक है। ये रामसर कन्वेंशन में है। तो अब हम थोड़ा सा फंक्शनल वेटलैंड का मैप देख ले, वेटलैंड का। तो हाइड्रोलॉजी क्या है? सैचुरेटेड वाटर होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि सैचुरेटेड वाटर मतलब 100% से ज़्यादा सॉइल में वाटर है वहाँ के, 100% या उससे ज़्यादा,
सॉइल क्या एनरोबिक होना चाहिए, ठीक है। वेजिटेशन कैसे होगा, मार्स, बॉक्स, स्वैम्स, फेंस, ये सब है। वेटलैंड का फंक्शन क्या है, फ्लड कंट्रोल, कार्बन सिंक है, कार्बन कार्बन जो है ना बायोमास में पिट में बहुत ज़्यादा वो सिंक करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, स्टॉर्म सर्ज होता है, उसको वो अपने में एब्जॉर्ब करते हैं, धीरे धीरे रिलीज करते हैं। बायोडाइवर्सिटी है कि बहुत सारे स्पीसीज डाइवर्स होते हैं, यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड है। वाटर को प्योरीफाई करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स हैं वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, और उसके थ्रू वो सारे पॉल्यूटेंट्स को खींच लेते हैं, या फिर पानी स्लो पास करता है तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट सेडिमेंटेशन के कारण नीचे बैठ जाते हैं, और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को भी वो अपने खींच लेते हैं, तो बाकी जो वाटर जाता है वो इम्प्रूव क्वालिटी का वाटर उनके थ्रू जब पास होता है तो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो कवार्डिन सिस्टम है यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज के हिसाब से, तो उनके हिसाब से जो है वो है मरीन, ओशन ओसिएटेड, एस्चुराइन हो गए, मिक्स्ड ओशन और रिवर वाटर्स का, खासकर जो एस्चुरी वाला एरिया होते हैं, एस्चुरी जहाँ पे नदी मिलती है समुद्र से वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, पॉल्यूस्ट्राइन हो गया, इनलैंड नॉन टाइडल हैबिटेट्स हो गए। फिर लैकुस्ट्राइन हो गया, मतलब लेक एसोसिएटेड, जो एल से लेक, ठीक है। ये तो ही गया, पॉल्यूस्ट्राइन हम पढ़ ही लिए। फिर है रिवराइन हो गए, ठीक है, तो रिवर चैनल वाले, ठीक है। और रामसर जो क्लासीफाई करते हैं इंटरनेशनल, वो बोलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद है कि मरीन कहीं ना ये सब वर्ड्स आ जाते हैं, तो वर्ड्स ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या है, कि मरीन और कोस्टल वेस्टलैंड में क्या हो गया था, कोरल रीफ, मैंग्रोव, सी ग्रास बेल्ट, एस्चुरीज हो गया, लगून्स वगैरह के सोच गए। फिर इनलैंड वेटलैंड्स में हो गया परमानेंट या सीजनल रिवर्स हो गए, फ्रेश वाटर लेक्स हो गए, मार्सेज हो गए, पिटलैंड्स हो गए, स्वैम्प्स हो गए, ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हो गए, रिजर्वायर्स, एक्वाकल्चर पॉन्ड्स, राइस पैडीज क्या हो गए, कैनाल्स हो गए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो उसमें कहा था ना कि राइस पैडीज है, तो परमानेंट तो नहीं होता, लेकिन उसमें क्या डिफिनेशन होता है, परमानेंट टेम्पोररी दोनों, ठीक है। राइस पैडीज वाले जो बनाते हैं तो हम बनाते हैं तो ह्यूमन मेड या फिर नेचुरल, ठीक है, तो उस हिसाब से ध्यान रखना है। इससे भी सवाल बनते हैं और हर साल बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं, ठीक है। बस बेसिक सा लॉजिक लगाना है, ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है, डिफिनेशन याद रहेगा तो हो जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेटलैंड, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन और उसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मार्सेस, ठीक है, तो मार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो जो वैसे वेटलैंड जो कि डोमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, हार्वेसियस, हार्वेसियस क्या बोलते हैं, हार्वेसियस वेजिटेशन के द्वारा, मतलब हार्वेसियस मतलब सॉफ्ट स्टेम जो वेजिटेशन है उसके वजह से, ग्रास है, रीड्स हैं, सेज है, ठीक है। और वहाँ का जो पीएच होता है जनरली न्यूट्रल होता है, ठीक है। और वाटर सोर्स कैन बी टाइडल, नॉन टाइडल, रिवर फ्लो, रन ऑफ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टाइडल सॉल्ट मार्स या फिर फ्रेश वाटर हमारा, ठीक है, कैटटेल मार्स है, तो ये सब एग्जाम्पल है। फिर स्वैम्स हमारा है, तो स्वैम का खासियत क्या है कि वेटलैंड डोमिनेटेड बाई वुडी वेजिटेशन, जैसे ट्रीज हैं, सब ट्रीज भी बहुत बड़े बड़े नहीं, ठीक है, छोटे छोटे, मतलब बहुत भी छोटे नहीं, इट्स लाइक नॉट लाइक, एटलीस्ट नॉट लाइक ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो गए वुडी। वाटर सोर्स क्या हो गया, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स हो गए, रिवर हो गया, स्टैंडिंग वाटर हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में इसके आगे जैसे मैंग्रोव स्वैम्स है, कोस्टल एरिया में सॉल्ट रन ट्रीज है, फिर फ्रेश वाटर मिस्ट्रिका स्वैम्स है, वेस्टर्न घाट में मिलता है ये, ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, बॉक्स, ठीक है, अलग अलग तरह के वेटलैंड है। बॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये पहला बात तो एसिडिक होता है, ठीक है, पीट एक्लिमेटिंग होता है ना, तो एसिडिक होता है, जो कि वाटर प्राइमरी किसी से आता है, प्रेसिपिटेशन से, बारिश से, ठीक है, ठीक है, ओम्रो ओम्ब्रोट्रॉपिक, बारिश आता है। और यहाँ पे क्या होता है, एस्पर, ठीक है, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, स्पैग्नम मॉस होता है, डोमिनेट किया जाता है, जो कि क्या है एक तरह से, वो जो स्पैग्नम मॉस है वो एक तरह का क्या है, वो कार्निवोरस प्लांट है, ठीक है। जो स्पैग्नम है वहाँ पे एक न्यूट्रिएंट पुअर एसिडिक कंडीशन, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वो कार्निवोरस प्लांट है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे जैसे पीचर प्लांट्स ये सब भी वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो मॉस है, मॉस के अलावा कार्निवोरस प्लांट पाए जा सकते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट हो गया, सनड्यूज हो गया, ये सब, ठीक है। पीचर प्लांट तो पता ही है कि जो ऐसे शेप वाला नहीं होता है, जो ऊपर मुंह की तरह होता है, इसमें तो ऐसे ऐसे कीड़ा फंसता है तो फिर वो बंद कर लेता है, ठीक है, गूगल करके देख लेना आप, मिल जाएगा वो पिक्चर, तो थोड़ा दिमाग में रहेगा। फिर है, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे, वही बात है। फिर है फेंस, तो फेंस क्या हो गया, तो फेंस की खासियत क्या है, पीट एक्वेमेटिक वेटलैंड्स फेड बाय मिनरल रिच ग्राउंड वाटर, जो कि मिनरल रिच ग्राउंड वाटर वहाँ पे आता है, ठीक है, तो मिनरोट्रॉपिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या, पीट एक्वेमेटिक लेस एसिडिक होते हैं, बॉक्स से लेस एसिडिक होते हैं। और डोमिनेंट वेजिटेशन क्या, सेज, ग्रास, ब्राउन मॉसेस, न्यूट्रिएंट क्या, हाई न्यूट्रिएंट लेवल्स एंड बॉक्स। एग्जाम्पल हो गया सपोर्ट डाइवर्स सेजेस एंड
ग्रास हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है कि वेटलैंड का इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, कि इकोसिस्टम में क्या क्या प्रोवाइड करता है। फ्लड कंट्रोल का काम है, नेचुरल स्पंज है, अब्जॉर्बिंग एक्सेस वाटर, रिड्यूसिंग फ्लड, इसका वाटर प्यूरिफिकेशन का काम है। फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम है, जो पीटलैंड होते हैं वो भास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। फिर है ग्राउंड रिचार्ज होता है क्रिटिकल, ठीक है। वो वहाँ पे पानी बहुत देर तक रुके रहेगा तो धीरे धीरे वो परकुलेट करके नीचे आता है, वाटर टेबल बढ़ता है। फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बहुत सारे जो फिश हैं, क्रिटिकल हैबिटेट है, बर्ड्स है, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो क्रिटिकल इंडियन रामसर साइट क्या है। क्रिटिकल जो थे, एक चिल्का लेक है जो कि बहुत सवाल में आता है कि इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट है। 1981 में इसको रामसर साइट माना गया था, ठीक है। रामसर साइट क्या है कि वो सारे साइट, ठीक है, जो वो सारे वेटलैंड्स, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं गवर्नमेंट उसको, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसके अंडर में रखती है, उसको क्या बोलते हैं रामसर साइट। रामसर साइट, ठीक है, उसके अंदर ही आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स मतलब वो सारे वेटलैंड्स जो ज़्यादा ही डिस्टर्ब हैं, जिन पे स्पेशल ध्यान दिया जाना चाहिए, तो उनको फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है। रामसर साइट के बाहर भी जो एरिया है वो भी रो वेटलैंड कहलाते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोग कन्फ्यूजन होते कह रहे रामसर के अंदर है बस वही वेटलैंड है, बाकी नहीं, ठीक है। अभी हमारी संख्या 94 95 तक पहुँचा, आई थिंक 94 है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद जो पैडी फील्ड है अभी, जो धान की खेती हुई थी कुछ समय पहले, तो वो सब सब राम वो वेटलैंड ही कहलाता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पहला इंडिया की तरफ से रामसर साइट कौन सा था, चिल्का लेक उड़ीसा में। ब्रैकिस वाटर लेगून था विथ स्टोराइन कैरेक्टर था, ठीक है। ये थोड़ा गलत मिला हुआ है, ये यहाँ पे आएगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, ये मेनली यहाँ पे, कोई नहीं, ठीक है। फेमस फॉर इंडेंजर्ड इरावडी डॉल्फिन और मैसिव वाटर ग्राउंडिंग फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। इसको मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में रखा गया था 1993 से 2002 के बीच में, ठीक है। प्लेस ड्यू टू सिल्टेशन रिमूव आफ्टर सक्सेसफुल रिस्टोरेशन अ रियल सक्सेस स्टोरी। मतलब कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या आ गई थी, उसके बाद उसको रखा गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर किया गया, फिर से सही हो गया चीज़ें, तो कहा गया कोई बात नहीं। फिर और कुछ है, जैसे कि रेणुका लेक है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट इंडिया का, हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में। फिर केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, मैनमेड वेटलैंड है, ठीक है, वुडलैंड है, स्वैम्स है, पास्चर्स है। हिस्टोरिकली फेमस किसके लिए, साइबेरियन क्रेन के लिए। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अभी है, लिस्टेड ड्यू टू वाटर शॉर्टेज और इन्वेजिव स्पीसीज है, ठीक है। कौन सा, पैस्पैलम, ठीक है, डिस्टिकम। उसके बाद है लोकटैक लेक, तो ये भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है। पहले हमारे तीन थे, तीन में से चिल्का लेक निकल गया, लेकिन अभी है। ये कहाँ है, मणिपुर में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। फेमस फॉर फुमडीज की फ्लोटिंग मासेज ऑफ वेजिटेशन, सॉइल और अर्निंग मैटर का एक ऐसा कम्बिनेशन बनता है जो कि इस पानी के ऊपर तैरते रहता है, और उस पर लोग रहते भी हैं, उस पर भी लोग घर बना के, ऐसे हट का, अब ईंट पत्थर के नहीं बनेंगे, हट टाइप, झोपड़ी टाइप, और उस पर ये, ठीक है, क्या बोलते हैं, संगाई डियर, डांसिंग डियर, वो सब भी मिल जाएंगे, और भी स्पीसीज मिल जाएंगे। और ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखना है। तो ये उसके अंदर ही है, उस लोकटक लेक के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट सुंदरबन है, हमारा लार्जेस्ट रामसर साइट है, और पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा सिस्टम है, होम टू रॉयल बंगाल टाइगर है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कि न्यूली एडेड रामसाइट साइट, जो कि अभी हाल फिलहाल में ऐड हुए हैं, तो टोटल 2025 में, टोटल 9 हुए हैं 2025 में। तो इसमें देखते हैं, तो ये ऐसे हमारा टोटल 94 हो गए। तो इसमें से देखा जाए, ठीक है, तो एक हमारा, ठीक है, सकरकोटाई बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अगर सॉरी कोई उधर से देख रहा है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा, सिंस आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, तो शायद सही प्रोनाउंस ना हो, बट इट्स ओके, ठीक है, कि समझना है क्योंकि एग्जाम हम पास करना चाह रहे हैं थोड़ा, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो सक्कर कोटाई, ठीक है, सकरा कोटाई, सकर कोटाई बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, ठीक है। तो वो एक वहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ पे मेजर विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटिव बर्ड्स है, जैसे डक्स हैं, वेडर्स है, ये सब के लिए। फिर एक क्या है, ठीक है, तैरथंगल बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, वो भी कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये दो हमारे नए हैं, ठीक है, हमारे दो नए हैं। उसके अलावा हम देखें तो एक और, ठीक है। तो यहाँ पे दो तमिलनाडु में नए ये देखे गए। उसके बाद फिर आ जाए हम, द किचन है, ठीक है, फलोदी राजस्थान में, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा है, डेमोसल करण है, करण जिसको कुर्जन बोलते हैं।
वहाँ पे कांग्रेस मतलब उनका जमावट लगता है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन यूनिक कम्युनिटी प्रोटेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, क्रेन्स के लिए। तो एक वो हो गया कौन सा, किचन। दूसरा फिर क्या है, मेन्नर उदयपुर राजस्थान, ठीक है। तो ये बर्ड विलेज भी इसको बोलते हैं, उदयपुर पता ही है, सिटी ऑफ लेक्स में, तो वहाँ पे है। फिर हम एक आते हैं सिक्किम में, कौन सा है, तो केचोल, केचियो, ठीक है, खिचियो खिचियो पाली की पार्वती वेटलैंड, ठीक है, तो वेस्ट सिक्किम में है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उधवा लेक हो गया झारखंड में हमारा, ठीक है, ये सालबगंज डिस्ट्रिक्ट के पास है, नियर गंगा के पास, ठीक है। ओनली बर्ड सेंचुरी इन झारखंड, कॉम्प्लेक्स ऑफ टू वाटर बर्ड्स, ठीक है। ये किसका होस्ट है, साइबेरिया और यूरोप का। फिर है गोकुल जलाशय, ठीक है, गोकुल जलाशय कहाँ है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सबो लेक बनता है रिवर गंगा के पास, तो वो भी है। फिर क्या है, उदयपुर झील, तो ये भी बिहार में है। फिर है गोगाबिल झील, ये भी बिहार में है। तो बिहार को कुछ ज़्यादा ही इधर रिच है, बहुत सारे वेटलैंड वहाँ पर मतलब रामसर साइड में लाया गया, ठीक है। ये संख्या 94 हो गई और ये बढ़ते ही जाएगा। इसी रिसेंट वाले देखे, बाकी ऐसा नहीं पिछ पहले इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी देख लेने, अगर जो भी न्यूज़ में है मैं कवर कर लूँगा कि कौन कौन सी इस साल न्यूज़ में रहे इसके अलावा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सब पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। पूरी तरह से वेटलैंड बस ख़त्म हुआ, फिर ट्रांजिशन वाले एक मैंग्रोव इकोसिस्टम वो भी रह जाएगा, लेकिन पहले देखते हैं, उसके पहले देखते हैं थोड़ा कि लोटिक इकोसिस्टम की बहता हुआ। देखिए, एक होता है लेंटिक फ्रेश वाटर में, और एक होता है लोटिक, ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। लेंटिक मतलब लेटा हुआ, ठीक है, लेंटिक और लोटिक, ठीक है। तो लोटिक मतलब क्या हो गया, कि लौटता हुआ, कि लौटते जा रहा है, मतलब वो बह रहा है। तो ये हमें ध्यान देना है कि लोटिक मतलब क्या हो गया, कि जो बहते जा रहा है, ठीक है। और लेंटिक मतलब स्टैंडिंग, एक जगह से पॉन्ड है, लेक है, ठीक है। तो लेंटिक इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर सिस्टम दैट कैरेक्टराइज बाय यूनिडायरेक्शनल फ्लो, द डिफाइनिंग फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम देम फ्रॉम द लेंटिक सिस्टम्स, ठीक है। तो उसमें जैसे स्ट्रीम्स है, स्प्रिंग्स है, ब्रुक्स है, रिवर्स है, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें कि कंटिन्यूअस फिजिकल फ्लो है, कि पानी बह रहा है, ठीक है। हाई स्पेशियल और टेम्पोरल हेटेरोजेनिटी है। तो ये तो हो गया। फिर है कांस्टेंट न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट हो रहा है, भाई आते ही जा रहा, आते जा रहा, तो होगा ही। उसके बाद खास बात क्या है, कि हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है टर्बुलेंस के कारण। उसके बाद टेम्परेचर वेरिएशन होता है, कि स्टीम साइज और क्लाइमेट के हिसाब से, अगर ठंड वाले एरिया में है या फिर स्टीम का साइज कितना, उसके हिसाब से टेम्परेचर वेरिएशन उसमें होते रहता है, ठीक है। तो ये हो गई उसकी बात, जैसे इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब जो नदियाँ हैं सब, ठीक है। उसके बाद हो गया कि अब जैसे बायोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होगा, इसमें तो ऑर्गेनिजम्स भी रहते होंगे, तो उसमें दो तरह का है, क्या मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा है बिहेवियरल। अगर नहीं करेंगे तो पानी के साथ बह जाएंगे ना, तो उसकी खासियत मॉर्फोलॉजी, जैसे कि स्ट्रीम लाइन बॉडीज होती है, ताकि वो आसानी से तैर सके, ट्राउट जैसे मछलियाँ हैं। फिर क्या होता है, फ्लैटनिंग ऑफ बॉडीज होता है, जैसे कि कोई अगर रॉक सबस्ट्रेट है तो उस पर चिपक के पकड़े रह सके, उसका सकर्स, कि भाई चिपका दिए अपने आप को, ठीक है। फिर कुछ कुछ में हुक्स भी होते हैं, जैसे कि कैडिस फ्लाई होता है लार्वे, जो कि रॉक से अपने आप को चिपका देते हैं। बिहेवियरल क्या हो गया, तो पॉजिटिव, ठीक है, रियोटैक्सिस होता है, मतलब ओरिएंटिंग ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ये बिहेवियरल इनका पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें हम देखें नदी, तो इसमें क्या होता है कि ये पानी तो जा रहा है, ये मछलियाँ हैं किनारे पे, एम्फीबियंस भी हैं कुछ कुछ, ठीक है, टर्बुलेंस भी है, ठीक है। और यहाँ पे मस्त चल रहा है, डिजोल्व गैस है, O2 CO2 सब बढ़िया से चल रहा है। किनारों पे पेरीफाइटन्स भी हैं, क्रस्टेशियंस भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, स्टोन फ्लाई भी हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए, ये कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। और इसमें जैसे बीच में नदियाँ हैं, तो रैपिड हैं, तेज़ी से आ रही हैं नदियाँ, फास्ट फ्लोइंग, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेंगे मोस्टली, द हाई एल्टीट्यूड वाले, मतलब ऊंचे वाले एरिया में, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा तो वहीं तो तेज़ी से बहेंगी। यहाँ पे हाई ऑक्सीजन होता है, रॉक सबस्ट्रेट होता है, चट्टान बड़ी बनेंगी। फिर आ गया पूल्स बैक वाटर्स में स्लोअर जोन, की यहाँ पे सेडिमेंट्स आके अब सेटल हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे गहरी भी होंगी थोड़ी, पानी थोड़ा स्लो रहेगा। फिर है रिफल जोन की सैलो, ये फिर से आ गया फास्ट फ्लोइंग सेक्शन, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हैं पहले के मुकाबले, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्लो है, थोड़ा फास्ट है इसके कंपेरिजन में, बट इससे स्लो है रैपिड से,
तो ये सब क्या बोलते हैं फ्लोटिंग, ये नदी का नहीं बता रहे हैं, नॉर्मली एक स्ट्रीम भी हो सकती है, ऐसा नदी भी हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं रिवर कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं RCC, ठीक है। तो ये बताता है कि ये डिस्क्राइब क्या करता है, ग्रेडियंट ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन फ्रॉम हेड वाटर्स टू माउथ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कि हेड वाटर होता है, ठीक है, जिसको ऑर्डर 1 2 3 बोलते हैं। ये क्या होता है, ये नैरो होता है, ठीक है, सीडेड बाई रिपेरियन वेजिटेशन होता है, रिपेरियन जो नदी के किनारे वाला वेजिटेशन होता है उसके द्वारा सेडिएट होता है। एनर्जी कम्स फ्रॉम, ठीक है, एलोकॉन्थोनस सोर्सेज जैसे लीफ लीटर से, ठीक है। ये हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट में हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल का बायोलॉजिकल कंडीशन में यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या है, लीफ लीटर्स। ये पत्ता है कि भाई, तो उसे सोर्स उस पे पत्तों पे ही जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ पेड़ हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। अब पत्ते इसमें से गिर गए तो इस पे हमारे खाने वाले आ गए स्ट्रेटर्स, जो क्या करेंगे, पत्तों को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। अब फिर आगे पानी बहता है, तो मिड रीचेज, तो मिड रीचेज में ऑर्डर 4 to 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रीम है, जो वाटर सोर्स है, जो लोटिक इकोसिस्टम है, वो क्या हो गया, चौड़ा हो गया। तो वहाँ पे सनलाइट रीच करता है बॉटम तक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, ऑटोकॉन्थोनस हो गए, मतलब एल्गी है, माइक्रोफाइट्स हैं, और भी मतलब वाटर ड्वेलिंग प्लांट्स हो गए, ठीक है। वो क्या करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसी जगह पे क्या आएंगे, ग्रेजर्स, जो कि एल्गी को कंज्यूम करेंगे या प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि जैसा प्लांट वैसा वहाँ पे, और सेकेंडरी प्राइमरी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर जैसा होगा वहीं से ही प्राइमरी कंज्यूमर्स होगा। सिंपल लॉजिक रखना है, ठीक है ना, कि जो एनर्जी सोर्स उपलब्ध होगा उसी हिसाब से कंज्यूमर होगा। फिर लोअर रीचेज में है हमारे, ठीक है। तो लोअर रीचेज में हमारे जो ऑर्डर 6 है, ग्रेटर देन 6 होता है, तो वहाँ पे डीप हो गया, जो वाटर का टर्बिट होता है, ठीक है, स्लो मूविंग होता है, तो वहाँ पे प्लैंक्टोनिक प्रोडक्शन हो सकता है, तो वहाँ पे बहुत सारे कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बॉटम फीडर्स होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें नीचे जाके कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, RCC का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि मिड रीचेज में जो होते हैं किस तरह के और ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे गया ऑटोकॉन्थोनस, तो इस तरह की चीज़ें ध्यान देनी है। तो ये होगा हमारा लोटिक डन। अब हम चलते हैं लेंटिक में। देखिए किसी किसी टॉपिक में कुछ कुछ छूट छूट जाएगा सपोज, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, सो दैट कि हम ना जब यूनिट ख़त्म करेंगे ना, तो एक ऐसे मिसलेनियस 1 या 2 पार्ट में मिसलेनियस करके एक बना लेंगे वीडियो लेक्चर्स को, और उसमें हम वो सारे चीज़ों को ऐड कर देंगे ताकि कुछ छूटे ना। हमारा मेन टारगेट ये है। तो लेंटिक इकोसिस्टम मतलब जो एक जगह पे खड़ा है, स्थिर है, ठीक है। तो लैंडिंग इकोसिस्टम में क्या होता है, स्टील और स्लो मूविंग वाटर बॉडीज होते हैं, इंक्लूडिंग लेक्स है, पॉन्ड्स है, रिजर्वायर्स हो गए, ठीक है। तो ये है एक, अगर डायग्राम देखा तो आर्किटेक्चर ऑफ लेक की लिटोरल जोन हो गया, सैलो नियर शोर जोन हो गया, रूटेड प्लांट्स होता है, लिग्नेटिक जोन हो गया, ओपन वाटर लाइट पेनिट्रेशन जोन हो गया प्लैंक्टन्स के लिए, फिर प्रोफंडल जोन हो गया जो डीप है, डार्क है, बॉटम वाटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन। अगर हम वर्टिकल करेंगे तो इसमें इपी इपली, ठीक है, इप्लीमिनियन हो गया, एप्लीमिनियन हो गया, जैसे कि अपर वार्म सर्कुलेटिंग लेयर, फिर होगा मेटालिमिनियन हो गया, थर्मोक्लाइन लेयर, जिसमें रैपिड टेम्परेचर ड्रॉप्स होगा, फिर हो गया हाइपोलिमिनियन की डीप कोल्ड स्टैग्नेंट लेयर। तो ये चलते हैं देखते हैं ये सब होता क्या है, ठीक है। तो जोन बेस्ड ऑन लाइट एंड डेप्थ, ठीक है, कि लेक का पहले जोनेशन की बात करते हैं जो कि लाइट और डेप्थ पे आधारित है, ठीक है। तो इसमें पहले आता है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन में क्या होता है, सैलो होता है, पानी थोड़ा मतलब जमीन नज़दीकी रहता है, ठीक है, नियर शोर मतलब किनारों पे होता है एरिया, वेयर लाइट आसानी से पेंट्रेट करता है बॉटम तक, मतलब नीचे तक लाइट आता है, ठीक है। जो सनलाइट है वो नीचे तक आता है, ठीक है। यहाँ पर डोमिनेटेड बाई रूट माइक्रोफाइट्स होते हैं, जैसे टाइफा हो गए, निम्फे हो गए, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होता है लिटोरल जोन में। अगर सवाल आता है कहाँ हुआ, लेक में सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी लिटोरल जोन में। अब भाई वो इस तरह के क्वेश्चन पे आमदा हो गए हैं यूजीसी नेट वाले, कि उनको है कि भाई हमें ऐसा सवाल, इस तरह के सवाल कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए कि आप अरे क्या ही है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल साइड भी हो जा रहे हैं धीरे धीरे। अब कुछ चीज़ें तो हैं जो कि हमेशा पूछते हैं, वो पूछेंगे ही, तो वो चीज़ भी वो तो है ही, वो पीवाईक्यू के आधार पर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। फिर है लिमिनेटिक जोन। तो लिमिनेटिक जोन हो गया हमारा वो एरिया जहाँ पे क्या होता है, वो एरिया लिमिनेटिक जोन की जो ओपन वाटर है नीचे भाई। अब मिट्टी जो है वो बहुत नीचे है, ज़मीन बहुत नीचे है, और वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, जहाँ तक इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन हो। लिमिटेड जोन यहाँ से लेके पूरा अंतिम तक जा रहा है,
लेकिन अब वर्टिकली भी देखेंगे, जहाँ तक लाइट जा रहा है वहाँ तक, ठीक है। तो वहाँ तक क्या होगा, लिमिनेटिक जोन, जहाँ तक कंपनसेशन लेवल तक, मतलब उसको बोलते हैं जहाँ तक इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन हो, ठीक है। कंपनसेशन लेवल मतलब हो गया कि, ठीक है, कि सिंपल से समझना है कि मतलब वहाँ पे जो हमारा लाइट है वो इनफ है कि वहाँ पे थोड़े बहुत मतलब वो हो सकते हैं फोटोसिंथेसिस। तो कंपनसेशन लेवल तक जाएगा कि इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन है कि वहाँ का लाइट का यूज है। उसके आगे भी लाइट हल्की फुल्की पहुँचेगी, लेकिन उसका उतना इफेक्ट नहीं है। तो वहाँ पे प्लैंकटन होता है, जैसे प्लैंकटन होंगे, जो प्लैंकटन होंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्टोन होता है, फिश होती है, तो ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके फिर नीचे होता है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन क्या हो गया, ये वो कंपनसेशन लेवल के नीचे वाला जोन हो गया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग में हल्की सी लाइट पता चलेगी, हाँ दूर एकदम से ना कुछ तो रोशनी ऊपर है, लेकिन उसका कोई यूज खास नहीं है। उसके और नीचे अंदर फिर डीप है, डार्क है, बियॉन्ड लाइट है, ठीक है। ये क्या है, हेट्रोट्रॉपिक जोन है। ये एब्सेंट इन सैलो पॉइंट। सैलो पॉइंट्स में नहीं होता। सैलो पॉइंट मतलब सपोज कि कोई पॉइंट है, उसका गहराई है 2.5-3 मीटर है, तो वो ऑलमोस्ट पेनिट्रेट कर जाता है लाइट नीचे तक, ठीक है। लेकिन अगर जैसे डीप डीप सीज हैं, डीप लेक्स हैं, तो वहाँ पर डीप लेक है, तो वहाँ पर तो प्रोफंडल जोन आसानी से हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर डिकम्पोजर्स होते हैं, बेंथोस होते हैं, ठीक है। और जो हमारा नीचे होता है बेंथिक जोन। बेंथिक क्या हो गया, जो बॉटम का सेडिमेंट का इंटरफेस है, ठीक है, जिसपे कि ये सब आके मर के इनके अवशेष जो होते हैं वो सब कुछ पड़े होते हैं, मिट्टियाँ होती हैं, सब जो है वो हो गया। तो ये हमारा जोनेशन है, ठीक है, लाइट और डेप्थ के आधार पे। फिर हमारा एक नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, फिजिक्स ऑफ लेक, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन और सीजनल टर्नओवर के बारे में बात करते हैं। ये समर में जैसे होता है कि लेक होते हैं स्ट्रेटिफाई हो जाते हैं, ठीक है, लेयर्स बन जाते हैं, डिस्टिंक्ट थर्मल लेयर समर में, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर का वार्म लेयर हो गया कि क्योंकि वहाँ पे समर में आया है हीट सनलाइट, तो वार्म हो गया, सर्कुलेटिंग O2 रिच वाटर। फिर क्या है, मेटालिम्नियन हो गया, थर्मोक्लाइन लेयर आ गया, तो जोन ऑफ रैपिड टेम्परेचर ड्रॉप, जैसे ये ना ये लेवल अब टेम्परेचर एक पैमाना है। फिर एक जोन ऐसा आता है जिसमें बहुत तेजी से टेम्परेचर गिरता है, ठीक है, वो बहुत ही पतला जोन होता है कि 1 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर मीटर पर नीचे आ जाता है। ये फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। फिर उसके नीचे क्या होता है, ठीक है, हाइपोलिम्नियन जोन होता है, डीप कोल्ड जोन की लगभग 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, एक्सटेंडेंट होता है, कैन बिकम एनॉक्सिक, उससे ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो रहा है ना इसके साथ। तो ये जोन हो गया ना, तो ये जोन के कारण ये जो है ना थर्मोक्लाइन, इसके कारण ये सब पानी के ऊपर मिक्सिंग नहीं होने देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ठंडा पानी हो गया, ठीक है, ये गर्म है, तो इसके ऊपर मिक्स जाने नहीं देता, फिर यहाँ पे तेजी से होता है, यहाँ जाने नहीं देता। ये वाटर ऊपर में सर्कुलेट करते रहते हैं, यहाँ एटमोसफेयर से ऑक्सीजन लिया अपना घूम रहे हैं, तो ये वाला ऑक्सीजन रीजन हो जाता है, ये रीजन हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एनॉक्सिक रीजन हो जाता है। तो कई बार जो मछलियाँ होती है ये सब इसमें डेथ कर जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, फॉल टर्नओवर। फॉल टर्नओवर जब आता है, फॉल, ठीक है, ऑटम पीरियड, तो क्या होता है कि वाटर इज डेंसर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एज द सरफेस equilibrium cools to atom. It sinks, causing the entire lake to mix. This turnover, also occurring in spring, is crucial. It redistributes oxygen to the depths and brings nutrients to the surface, fueling algal bloom. तो इसमें क्या होता है, ऑटम में वो सरफेस का टेम्परेचर गिरती जाता है। टेम्परेचर गिरने से वाटर क्या होता है, ध्यान रखना, हमेशा डेंस होता है, नीचे की तरफ सिंक करता है। तो उसमें क्या होता है ना, ये लेयर, फिर इस लेयर का महत्व तो नहीं रह जाता है। जो रैपिड जो दिखता है ना कि रैपिड टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो नहीं होता फिर, क्योंकि लगभग सब ऊपर नीचे सब बराबर टेम्परेचर में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर का पानी भी उतना से ये भी उतना ही, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो नीचे का पानी होता है हमेशा 4 डिग्री के आसपास रहेगा। ऊपर कई बार बर्फ भी जम जाएगा तो भी नीचे का रहेगा, ठीक है। तो तो अब वो अलग केस हो जाता है, लेकिन उसमें हम नहीं पूछते हैं, पहले हम फॉल में देखते हैं कि जो ऊपर नीचे लगभग टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो फिर आसानी से लेक का पानी ऊपर नीचे पूरा आसानी से होता है, ठीक है, पूरा आसानी से। तो उसमें क्या होगा कि नीचे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, मोस्टली जो डेड डिकेइंग जो चले गए या फिर और भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी आएगा सेडिमेंट तो नीचे आएगा ना, तो पानी के साथ ऊपर आता है। ऊपर आने के साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम होने का चांसेस रहता है। ये 2 बार होता है, एक बार ऑटम में और एक बार स्प्रिंग में, ठीक है, जब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। देखिए समर का स्ट्रैटिफिकेशन और अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, कि वार्म है, सर्कुलेटिंग है, ऑक्सीजन रिच है, वाटर समर में ऐसा हो रहा है, तो ऊपर का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से। फिर
मेटालिम्नियन होता है, थर्मोक्राइन होता है कि रैपिड टेम्परेचर नीचे से कम होता है और तुरंत 4 डिग्री पे आता है। उसके कारण क्या होता है कि ये लेयर एक ऐसा लेयर, ये मेटालिम्नियन थर्मोक्राइन बनाता है जो कि नीचे वाले वाटर को ऊपर नहीं जाने देता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर कोल्ड स्टैगनेंट हो जाता है, एनॉक्सिक हो जाता है, और इसके कारण फिशेस को मरने का भी हो जाता है, कई बार वो मर भी जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये इश्यू हो जाता है। उसके बाद फिर क्या आता है समय, समर के बाद ऑटम में ये मिक्स होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस वाटर भी 4 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, तो मैक्स डेंसिटी आता है तो ये सिंक करता है, सिंक करता है, नीचे ऑलरेडी 4 है तो सरफेस से लेकर पूरा ऊपर तक मिक्स करता है। उसके बाद फिर क्या आता है विंटर, विंटर में यहाँ पे आइस कवर हो जाता है। आइस कवर तो स्लाइटली, तो नीचे तो ऊपर क्या होगा भाई, तो लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, आइस जम गया लेयर है। उसके नीचे थोड़ा सा वार्म है, तो वो 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और नीचे यूनिफॉर्म कोल्ड वाटर आता है, तो बहुत सारी मछलियाँ ठंडियों में यहाँ पे चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर स्प्रिंग आता है, फिर से वही सेम कि धीरे धीरे टेम्परेचर 4 डिग्री, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और इसी समय क्या होता है एल्गल ब्लूम। ठीक है, इसी समय ट्राई, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ऊपर तक आए ना, यहाँ पे एल्गोरिथम, यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स आते हैं लेकिन तब तक ऊपर का लेक जम जाता है, तो उतना समय नहीं मिल पाता है एल्गोरिथम का, होता है थोड़ा बहुत होता है, बट इस टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि उसके बाद समर है, और समर में फिर से ये न्यूट्रिएंट्स नहीं उपलब्ध। ठीक है, तो उसके बाद एक तो ये हो गया हमारा लेक टर्नओवर का। कहाँ होता है, डीप टेम्परेट लेक्स में, टेम्परेट जो क्लाइमेट है वहाँ पे जो लेक्स है उसमें, ट्रॉपिकल लेक्स में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिमेक्टिक लेक साइकिल, कि 2 बार साल में मिलते हैं। ट्रॉपिकल लेक्स क्या होता है, पॉलीमेक्टिक, कि कंटिन्यूस सर्कुलेशन होते रहता है, या फिर ओलिगोमेक्टिक बोलते हैं कि इरेगुलर सर्कुलेशन होगी, कब होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं, या फिर हमेशा होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊपर नीचे टेम्परेचर वो बदल नहीं रहा है, मतलब बदल रहा है लेकिन इट्स लाइक कि ऐसा इतना ड्रास्टिक चेंजेज नहीं हो रहा है उनका, ऊपर भी नीचे टेम्परेचर उस तरह से है, तो उनका वैसा नहीं होता है। ये मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलता है इस तरह का फिनोमेना, टेम्परेट लेक्स में। चलते नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा लोटिक हो गया। ठीक है, लेंटिक लोटिक दोनों हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब हम चलते फिर से वापस आते हैं अपने स्चुराइन इकोसिस्टम में, जो ट्रांजिशन जोन में भी हम पढ़ रहे थे ना थोड़ी देर पहले, वेटलैंड। तो उसी में अब ट्रांजिशन जोन में एक वेटलैंड के साथ साथ अब फिर नेक्स्ट हम जाते हैं ट्रांजिशन जोन में स्चुराइन इकोसिस्टम में, कि स्टोरी इज ए सेमी इंक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर वेयर द फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स, ठीक है, मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर फ्रॉम द सी, सॉल्ट वाटर सी क्या है, मिक्स हो रहा है। ठीक है, इट इज़ एन इकोटोन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो दो तरह के अगर इकोसिस्टम के बीच का एरिया को इकोटोन बोलते हैं। कैरेक्टराइज बाई हाई प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट ट्रैप होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो नदियाँ लेके आती हैं, बट रिलेटिवली लो स्पीसी डाइवर्सिटी ड्यू टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। क्योंकि यहाँ पे भाई फ्लैक्चुएशन बहुत तरह से सैलिनिटी बदलते रह रहा है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कभी ये पानी पूरा हाई टाइड में अंदर तक आ जा रहा है फिर नीचे चला जा रहा है, तो ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो प्रोडक्टिविटी तो बहुत हाई है। ठीक है, लेकिन स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम है, जो भी स्टैंड कर जाते हैं वही रहेंगे उस एरिया में। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि वो ये सिस्टम कैसा है। ठीक है, ये एस्चुराइन इकोसिस्टम जैसे ट्रांजिशन जोन से एस्चुरी क्या है, सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल वाटर वेयर फ्रेश वाटर, कोस्टल कोस्टल बॉडी वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मिक्सेज विद सॉल्ट वाटर फ्रॉम द सी एंड इकोटोन हाई प्रोडक्टिव न्यूट्रिएंट ट्रैप। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन बाय सैलिनिटी, ठीक है, वेनिस सिस्टम है जो हम पहले पढ़े थे, तो वही होता है कि इसको इसी तरह से बांट सकते हैं एस्चुरी को। एस्चुराइन जो इकोसिस्टम है कि लिमनेटिक है, कि भाई मतलब फ्रेश वाटर हेड, कि मोस्टली अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मोस्टली हमें लिमनेटिक मिलेगा। और ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिमनेटिक यहाँ पे 0.5 पीपीटी से कम होगा सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, उसके बाद देखो ओलिगो हलाइन, थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे इन्वायरमेंट हमें ओलिगो हलाइन मिलेगा। ठीक है, उसके आगे फिर हम मेसो हलाइन, थोड़ा और सॉल्टी आ जाएगा, फिर पॉली हलाइन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा समुंदर आ गया। ठीक है, ये पॉली हलाइन हो गया समुंदर, ये वाला रीजन। और यू यू हलाइन हो गया कि वो मतलब खासकर मरीन, वो मतलब मरीन माउथ। ठीक है, वो ग्रेटर देन 30 पीपीटी, तो वो बहुत आगे, और या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट, तो इसको क्या बोलेंगे लिमिनेटिक एरिया को, कि फ्रेश वाटर स्पीसीज मिलते हैं, यू नो हलाइन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्टीनोहलाइन मतलब वैसे स्पीसीज जो नैरो टॉलरेंस है किस चीज़ का, सॉल्ट का। ठीक है, ये नैरो सैलिनिटी रेंज में रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, वैसे स्पीसीज जो नैरो सैलिनिटी रेंज में रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि प्योरली फ्रेश वाटर या प्योरली मराइन, जैसे कि मराइन स्पीसीज
ग्रेटर देन 30 ppt में रह रहे हैं तो ठीक है, पार्ट्स पर 1000 में सॉल्ट के, तो वो भी स्टीनोहेलाइन है। यूरिहेलाइन हो गया जो ब्रॉड टॉलरेंस हो गया, कि वो कई सारे फ्लक्चुएशन का मतलब 0.5 से लेके 18 तक में फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंस हो गया ना। तो ये स्टोरेज में इस तरह के स्पीसीज जैसे क्रैब है और कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनका ज़्यादा टॉलरेंस होता है एस्चुरी में। एस्चुरी में मोस्टली यूरिक हेलाइन, ठीक है, ब्रॉड टॉलरेंस वाले स्पीसीज पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव भी एस्चुरीज और डेल्टा वाले रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो मैंग्रोव्स आर साल्ट टॉलरेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम फाउंड इन इंटरटाइडल रीजन्स ऑफ ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। ठीक है, ये वो टेम्परेट में नहीं मिलेंगे, थोड़ा यहाँ पे ठंडी क्लाइमेट होती है वहाँ नहीं मिलेंगे, इनको थोड़ा वार्म पसंद है। दे फेस 3 मेजर स्ट्रेसर, इनके पे 3 मेजर स्ट्रेसर है भाई। कौन कौन से हैं? हाई सैलिनिटी को फेस करते हैं, फिर एनारोबिक सॉइल होता है, फिर टाइडल का एक्शन भी होता है। तो भाई अब इन तीनों चीज़ों को अगर फेस करते हैं तो फिर ये जिंदा कैसे रहते हैं वो हम देखते हैं। तो मेजर एडेप्टेशन होता है उनके अंदर की सर्वाइविंग के लिए हार्श हार्श कॉस्ट इन्वायरमेंट है, क्योंकि भाई नमक भी है, टाइडल इफेक्ट भी है, सब कुछ है। तो पहला तो क्या होता है, ठीक है, न्यूमेटो फोर्स होता है। ठीक है, न्यूमेटो फोर्स होते हैं जो कि एरियल रूट जिसको बोलते हैं, कि स्पेशलाइज एरियल रूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि एवेंसिनिया है। ठीक है, ठीक है, सोनेरासिया है। तो इसमें क्या होता है कि वो मड के ऊपर उनका रूट्स ग्रो करते हैं और उसके जो क्या बोलते हैं उसमें जो उनके जो उसमें उसके थ्रू जो जो रूट्स हैं जो कि मड के ऊपर ग्रो करते हैं, उसके थ्रू वो O2 को इनटेक करते हैं, क्योंकि सॉइल तो एनारोबिक है, सॉइल में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वो चाहिए भाई। तो वहाँ से फिर वो सांस ले सकते, कह सकते हैं कि वहाँ से थोड़ा बहुत वो करते हैं क्या चीज़ का, O2 का इंटेक। ये दूसरा उनके अंदर है क्या, वीवी पैरी का, कि लाइव बर्थ करते हैं कि भाई अगर बीज को बर्थ बीज आएगा, जैसे मोस्टली फ्रूट्स में देखे होंगे प्लांट्स में बीज आया तो बीज तो बह जाएगा, तो वो कहते हैं लाइव बर्थ देते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी है इनका वीवी पैरी का। ये सीड जर्मिनेट्स ओवर द पेरेंट ट्री, कि ये सीड जो होता है पेरेंट पे ट्री पे जर्मिनेट करते हैं, और जब वो प्रोपेन्यूल में डेवलप हो जाते हैं तो फॉल्स करते हैं लाइक स्पीयर भाला की तरह मड में और धंस जाते हैं। ठीक है, और फ्लोट एंड कोलोनाइज, या फिर फ्लोट चला जाता है, फिर कहीं पर मौका मिलता है मिट्टी में धंसने का तो वहाँ पे कोलोनाइज करते हैं, अवॉइड बीइंग वॉश्ड अवे। देख रहे हो क्या मस्त सा उन्होंने टेक्निक ढूंढ लिया प्लांट्स ने। ठीक है, अगर सीड रहेगा तो वॉश हो जाएगा ना, वॉश होता तो फिर सड़ जाएगा। फिर है सॉल्ट मैनेजमेंट का। तो क्या करते हैं, तो कि एक्सेस जो सॉल्ट है वो जो ठीक है स्पेशल लीफ के ग्लैंड्स होते हैं उसके थ्रू अपने पत्तों पे ला देते हैं। ठीक है, पत्तों से के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और जैसे कि एविसेनिया है, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं कुछ कुछ, जैसे राइजोफोरा प्लांट है, उसके रूट्स क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टू एक्सक्लूड सॉल्ट्स फ्रॉम एंट्रिंग, कि जो वाटर में रहते हैं कि वाटर तो ऑब्जर्व करते हैं और मिनरल्स करते हैं कि सॉल्ट ज़्यादा ना आए या फिर ना आए, उसके लिए वो पूरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट। ठीक है, तो प्रॉप रूट क्या करता है, तो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी इन अनस्टेबल शिफ्टिंग मड। अगर सपोज कि यहाँ पर सिर्फ इतने ये रूट हो तो ये धीरे धीरे धंस जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग मड दिक्कत। अब ऐसे क्या फैले रहे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है ना। सिंपल सी बात है कि हमें कहीं स्टेबिलिटी होता है तो हम टांग को फैला के खड़े होते हैं थोड़ा सा, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैंग्रोव देख ले। एक रेड मैंग्रोव है, ब्लैक है, वाइट है, और बटरवुड है। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछ देते हैं साइंटिफिक नेम इसके। राइजोफोरा एंगले है, ठीक है, एविसेनिया है, ठीक है, लेगुन कुला, ठीक, लेगुन कुलारिया है, फिर कैनोस कार्पस। तो इसके प्रॉप रूट्स होते हैं, इसमें न्यूनाटो फोर्स होता है। ठीक है, तो इसके देख लेते हैं लोकेशन क्या है, हाई टाइड में। अब ये किस हिसाब से अरेंज किया होगा, कि टाइड हिसाब से, जो ज़्यादा पानी के अंदर है। ठीक है, हाई टाइड वाले रीजन में क्या होगा, रेड मैंग्रोव। लो टाइड वाले रीजन में क्या होगा, ब्लैक मैंग्रोव। थोड़े से ऊपर जहाँ पे मतलब टाइड आता है, पानी आता है लेकिन हाइयर ग्राउंड है, ठीक है, लेस लेस फ्रिक्वेंट फ्लडिंग एरिया में वाइट मैंग्रोव। और बटरवुड क्या है, जहाँ जहाँ ट्रांजिशन जोन है कि जो कि रेयरली फ्लड होता है, वहाँ पे क्या होगा, बटरवुड। ठीक है, कोई एरियल रूट नहीं होगा बटरवुड में। ठीक है, अल्टरनेट
पॉइंटेड लेदरी होंगे, फ्रूट्स बटन लाइक होंगे, कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो वाइट मैंग्रोव्स है जो कि कभी कभी फ्लडेड होते हैं, हायर ग्राउंड पे है, वहाँ पे बिग रूट्स होंगे, समटाइम्स न्यूमेंटर फोर्स हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये देखो साइज छोटे होते जाएंगे ये वाले। ओवल राउंडेड टिप होगा विथ टू प्लांट्स एट ब्लेड बेस होगा, स्मॉल ग्रीनिश वास सेप्ट होगा। जो टाइडल जोन में रहते हैं, फ्लडेड एट हाई टाइड पे जो होता है, ठीक है, हाई टाइड पे फ्लड होगा, वो होगा न्यूमेटर फोर्स होंगे, ठीक है। स्नॉर्कल रूट्स होता है फॉर ऑक्सीजन, जो कि अगर पानी में हो गया तो भी अपना सांस ले सकते हैं, रूट्स के थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक कर सकते। नैरो इलिप्टिकल इनका लिप्स होता है। ऑफन सॉल्ट क्रिस्टल होते हैं अंडर साइड पर, जो कि होता है ना सॉल्ट जो क्रिस्टल से निकलते हैं, वो हो गया। और जो ये हाई टाइड वाले रीजन में हमेशा ही रहते हैं, ठीक है, परमानेंट परमानेंट पानी में, तो वाटर एज इज कॉन्स्टेंटली इंडेंटेड होते हैं, हमेशा पानी के नीचे होते हैं। यहाँ पे प्रॉप स्टील रूट होता है स्टेबिलिटी के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉसी ग्रीन पॉइंटेड टिप होता है, सिगार से, ठीक है, प्रोपेग्यूल्स होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इंडिया में मैंग्रोव्स का क्या है, कितना एरिया लगभग कवर है, तो अपना जो रिपोर्ट है ISFR का, उसके हिसाब से 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। सुंदरवन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंटिगुअस मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, लगातार, ठीक है। ये ऊपर तक नहीं है मैंग्रोव, ये नहीं नहीं इधर तक नहीं है, और जो इंटरनेशनल बाउंड्री को वैसे दिखाया गया है बस यहीं तक, ठीक है, इस रीजन में ये सब। फिर भीतर कनिका सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया है, वहाँ पे स्टोराइन क्रोकोडाइल्स होते हैं, ठीक है। और जो जो मैंग्रोव है सुंदरवन, उसका इंडिया कितना है, इंडिया का 40% है और बांग्लादेश का 60% है। वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है 1987 से। बंगाल टाइगर होते हैं, वहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन भी होती है, ठीक है। ये सुंदरबन का है, ये हम देख लिए। वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो 1800 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे 90% ऑफ ईस्ट इंडिया कोस्टल फिश स्पीसीज का नर्सरी ग्राउंड भी है। और ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, प्रोडक्टिव कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम द साइक्लोन स्टॉर्म्स, ये सब तो हम पढ़े ही थे। और यहाँ पे बंगाल टाइगर, गैंगेटिक डॉल्फिन, स्टोराइन क्रोकोडाइल्स, ये सब भी मिलता है। फिर हमारे यहाँ कौन कौन सी स्पीसीज हैं, तो हमारे एक ब्लैक मंग्रोव्स है, ठीक है, अंडमान निकोबार इस सब जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैपिंग देगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, और ये वाला यहाँ होगा, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। मैंग्रोव एप्पल, ठीक है, ये सुंदरवन में पाए जाते हैं मोस्टली। उसके बाद हमारा रेड मैंग्रोव्स, वो कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। राइजोफोरा एपिग्लोटा सुनेरासिया यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रुगोइरा यहाँ पे पाए जाते हैं। और एविसेनिया जो है मारीना, हमारा जो ग्रे मैंग्रोव्स है वो कहाँ पाया जाता है, वो हमारा पाया जाता है गुजरात वाले एरिया में और सुंदरबन में भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा मैंग्रोव कौन खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट चलते हैं ओशनिक सिस्टम में, ठीक है। तो ओशनिक सिस्टम encompasses the vast open ocean beyond the continental shelf, comprising the largest ecosystem on Earth। 71% ऑफ अर्थ का जो टोटल एरिया है उसका, सरफेस का एरिया है उसका, लगभग ये ओशन इतना है ही अपना, तो उतना इको सिस्टम भी हो गया। यहाँ पे जोनेशन ऑफ ओशन भी देख लेते हैं यहीं पे थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। एक तो जोनेशन ऐसे हम बांटते हैं, ठीक है, ये लैंड से वाटर के साथ। दूसरा हम देख मानते हैं कि कितने गहराई तक, तो लैंड से वाटर की जो सरफेस है उसको बोलते हैं पेलाजिक, ठीक है, पूरा पेलाजिक सरफेस वाला, ठीक है। फिर सरफेस से 200 मीटर नीचे जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं इपी पेलाजिक, ठीक है। फिर सरफेस से 200 से 1000 मीटर जाएंगे तो मेसोपेलाजिक। फिर 1000 से 4000 मीटर तक बैथी पेलाजिक, और उसके नीचे एबेसल पेलाजिक, ठीक। लगभग 200 मीटर या उससे नीचे के एरिया को फोटिक बोलते हैं, और जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचता उसको एफोटिक बोलते हैं, ठीक है। जो एरिया, ठीक है, हमारे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लगा होता है उसको बोलते हैं नियार्टिक, उसके बाद वाला एरिया को बोलते हैं ओशनिक, ठीक है। लिटोरल जोन वो हो गया जहाँ पे आराम से प्लांट्स टच रहते हैं, उसके बाद सब लिटोरल जोन आ गया, ठीक है, जो कि लगभग 200 मीटर तक होता है डेप्थ तक। उसके आगे हमारा बैथल आ गया, एफएसएल आ जाएगा, फिर हेटल आ जाएगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किसका है, तो ये स्लोप का, ये जो सबसे नीचे का जो मड वाला लेयर है
ठीक है, अर्थ का जो लेयर रहेगा उस पर। और बेंथिक बोलते हैं इस पूरे जोन को। ठीक है, अभी हम देखिए, तो ये हमारा वर्टिकल जोनेशन है। पहला एपीपेलाजिक, यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन से फाइटो हैं, तो जो होंगे ही खाने के लिए उनको, फिर बहुत सारे फिश आएंगे, टूना है, शार्क, वो भी ऊपर में आती रहती है। सफिशिएंट लाइट है फोटोसिंथेसिस का। अब होम टू मोस्ट कमर्शियल फिश। फिर 200 मीटर से नीचे आ गए मिजो पेलाजिक में। ये ट्विलाइट जोन है कि थोड़ी लाइट आ भी रही है, नहीं भी आ रही है। ऊपर की तरफ ज़्यादा आएगी, नीचे आगे तो अंधेरा दिखने लगेगा। यहाँ से नीचे देखें तो अंधेरा दिख रहा है, यहाँ से ऊपर देखें तो उजाला दिख रहा है, तो वो वाला जोन। यहाँ पे मैनी पोजेज बायोलुमिनेंस फॉर कैमोफ्लेज, ठीक है, काउंटर इल्यूमिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे वर्टिकल माइग्रेशन होता है, अप एट द नाइट टू फिट डाउन एट डे टू हाइड। ठीक है, रात के समय ऊपर की तरफ जाते हैं खाने के लिए, नीचे दिन में नीचे आ जाते हैं। ठीक है, वाइपर फिश होते हैं, लैंटर्न फिश होता है, स्क्विड होता है। लाइट इनसफिशियंट फॉर फोटोसिंथेसिस बट सफिशियंट फॉर विजन। फिर अब 1000 मीटर से नीचे जाएंगे तो मैथी पिलाजिक होता है, वो कहाँ तक जोन है, 4000 मीटर तक। ये है मिडनाइट जोन। डीप सी एंजलस फिश होते हैं, गल्पलर हील हो गया यहाँ पे। ठीक है, वम्पायर स्क्विड हो गया। टोटल डार्कनेस एफोटिक जोन। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट लेवल 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होगा। सोचो 1000 मीटर कॉलम ऑफ वाटर है आपके ऊपर, तो आप तो हाई प्रेशर होगा ही। फिर उसके नीचे आ गया 4000 to 6000 एबिसल। ठीक है, एबिसो पेलाजिक जोन। ठीक है, ये एबिसल प्लेन आ गया। अब ये समुद्र का तलहटी आ गया एकदम बॉटम। यहाँ पे सी कुम्बर्स हैं, मरीन स्नो है, एबेसल ग्रे, ठीक है, ग्रेंडियर फिश है, डीप सी एम्पी फोर्ड्स हैं। और रिंजम्स आर स्कैंडिनेवियन की ऊपर से जो मर गया उस पर खा के जिंदा रहते हैं, डेटी फोर्ड्स है। फिर हो गया हेडल पेलाजिक जोन की, ये 6000 मीटर से भी नीचे। जो ओशनिक ट्रेंचेज है ना, डीप की जो बीच बीच में ओशनिक ट्रेंचेज है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में कि ट्रेंच ये सब क्या होता है। ये सब चीज सिंपल से समझ लो कि ये समुद्र का जो आ रहा प्लेन एरिया, फिर अचानक से बीच में एक ठो गड्ढा आ जाएगा। ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स ये सब का रोल है, इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडल फिश है, जाइंट एम्फीफोर्स होते हैं, डीप सी आइसोफोर्स, यहाँ पे अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही अलग दिखते हैं वो। ठीक है, डीप ओशनिक रेंज जैसे मरियाना है, और रीजन्स जैसे एक्सट्रीम ऑफ हाइज होता है एडेप्टेड टू क्रशिंग प्रेशर। ठीक है, ओवर 1000 एटमोसफियर। सोचो कितना प्रेशर का, हम जो प्रेशर झेलते हैं वो 1 ATM का है। तो 1 एटमोसफियर प्रेशर हम झेलते हैं, वो हमारे से 1000 गुना ज़्यादा। ठीक है, और जो प्रेशर होता है मोस्टली लॉगरिथमिक स्केल चलता है, आप समझ सकते हो। ठीक है, हमें जाना होता है, हम स्पेशल वेसल में जा सकते हैं, काम नहीं करेगा, सूट वूट चिथड़े उतर जाएंगे हमारे, कोलैप्स कर जाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओशन का। अब हम चलते हैं, एक चीज पढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स का, कि ओपन ओशन है लोएस्ट क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, कि 125 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। इनका जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है नेट ओशंस का, वो लोएस्ट है। बट एरिया इतना बड़ा है, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं 48.5 पीजी। ठीक है, कारण पर ईयर टू ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, इतने कैलोरी को, ठीक है, वो पर ईयर, ठीक है, 48.5 पीजी कैलोरी पर ईयर को ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 46%। ये एरिया 71% का है ना, तो पर यूनिट तो कम है, लेकिन 71 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। लिमिटेड बाय न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन मोस्ट सरफेस वाटर्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बहुत जगह सरफेस वाटर्स में। की फीचर्स क्या हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, डायटम्स हैं, ठीक है, डायनोफ्लैगेलेट्स हैं। न्यूट्रिएंट लिमिटेशन क्या, मोस्ट ओपन ओशन इज मरीन डेजर्ट, अपवेलिंग जोन से जैसे न्यूट्रिएंट रिच एरियाज विद हाई प्रोडक्टिविटी है। वर्टिकल कार्बन फ्लक्स है, जैसे बायोलॉजिकल पंप है ट्रांसपोर्टिंग कार्बन टू डीप ओशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अक्रॉस इकोसिस्टम। ओशन की बात हो गई, अब हम पूरा ही देखते हैं। ठीक है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेजर्स द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय ऑटोट्रॉप्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कहाँ पे कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरिजन दिया हुआ है ग्राम पर मीटर स्क्वायर वर्ल्ड वाइड में। तो कोरल लीफ में कितना होता है, 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो सबसे ज़्यादा ये है। फिर रेन फॉरेस्ट आ गया, उसके बाद वेटलैंड स्वैम्प आ गया,
ठीक है। ये अलग अलग सोर्सेज में आप देखोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज में जो होते हैं टेक्स्ट बुक, साइंटिफिक टेक्स्ट बुक, ठीक है, जो कि अच्छे खासे राइटर्स के, रिसर्चर्स के द्वारा होते हैं, उनमें बताया। ठीक है। एस्चुरी मैंग्रोव्स होता है, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट होता है, उससे नीचे फिर टेम्परेट फॉरेस्ट होता है 1300 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, फिर सवाना जा गया। ठीक है। तब जो यहाँ पे ध्यान देने का, ठीक है, कि कोरल लीफ आ गया, उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद वेटलैंड है, स्वैम्प हो गया, इस्चुरी और मैंग्रोव्स हो गए। ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, सॉरी टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, फिर सवाना आ गया, सवाना के बाद फिर बोरियल फॉरेस्ट आ गया, बोरियल फॉरेस्ट में टेम्परेट ग्रासलैंड्स आ गए, उसके बाद लेक्स और स्ट्रीम्स हो गए, टुंड्रा हो गया। ठंडा है तो कम ही होगा, फिर ओपन सी तो और कम होगा क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिएंट ही नहीं है। कोल्ड डेजर्ट तो और कम होगा, और सबसे कम किस में होगा, हॉट डेजर्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ देख लो, जैसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, टोटल रेट ऑफ अर्निंग मैटर प्रोडक्शन थ्रू फोटोसिंथेसिस। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाई हेटेरोट्रॉप्स, मतलब कि जो हमारा रिस्पिरेशन में, ठीक है, एनर्जी लॉस किया गया प्रोड्यूसर्स द्वारा, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस, ठीक है, रिस्पिरेशन लॉसेस बाय प्रोड्यूसर्स, उसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा। फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्टिविटी को, वो क्या है, सोलर रेडिएशन है, ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, टेम्परेचर है, वाटर अवेलेबिलिटी है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, स्पेशली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, फिर है ग्रोइंग सीजन लेंथ कितना है। तो ये सब के आधार पे ये है बेसिस ऑफ इकोसिस्टम क्लास। उसी चीज़ों को जो है मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये मैं दे दूंगा इस पे, क्या बोलते, इस तरह की मैं बना के भी अपलोड कर दूंगा, आई थिंक 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में। ठीक है। कोशिश करूँगी कि हर यूनिट क्या कर दो इस तरह से, टेबल वाइज। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि क्लाइमेट के आधार पर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, ठीक है, तेरे फॉरेस्ट होगा, तो ऐसे कर करके ये सब इस टेबल, इसमें ये भी है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। जैसे कि सॉइल है उस पर मतलब उस तरह से नहीं आया है जितना कि वेजिटेशन से पूछता है। फिर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, डॉक्टर रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, बोरियल कितना चाहिए, उनका एनपीपी कितना है, की फीचर्स क्या है, इंडियन एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है। अपना ट्रॉपिकल डाइट इस यूएस सबसे ज़्यादा है, 40%। ठीक है। तो ऐसे में वो बस सैंपल दिया हूँ कि वैसे में प्रिपेयरिंग। ठीक है। थोड़ा क्रॉस वेरीफाई सब कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए कि ध्यान देना होता है, तो थोड़ा समय लग रहा है, तो जितना हो सकेगा हम करेंगे। और इसके अलावा क्या किया ना हमने, थोड़े से पहले तो हमने कुछ कुछ चीज़ें अपने चीज़ें इकट्ठी की हैं, जितने भी डेटाज हैं, डिफरेंसेस हैं, चीज़ें हैं, और उसके आधार पे फिर हमने थोड़ा सा इन्फोग्राफिक जनरेट किया है। ठीक है। वैसे हम बना भी सकते थे इन्फोग्राफिक खुद से, बट टाइम टेकिंग है। तो ऐसा है कि हमने थोड़ा सा, जैसे दुनिया बदल रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है, बट उसमें क्या दिक्कत है ना, अगर आप उसमें सही से डेटा इनपुट नहीं करोगे ना, सिर्फ प्रॉम्प्ट से आप बनाओगे तो गलत गलत बन जाएगा। तो इसलिए आपको खुद से डेटा आप दोगे सब कुछ, और तो वो फिर उतना ही डेटा से बनाएगा। ठीक है। आप उसमें लिख सकते हो कि भाई जो हम डेटा दे रहे हैं बस वही, उसके अलावा कुछ भी तुम मत अपने से दिमाग लगाओ। तो वो फिर हो सकता है कि थोड़े बहुत मैप्स में इधर उधर गड़बड़ कर दे, बाकी डेटा एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है। तो जो आप लिख के दोगे वही बनाएगा। तो वो चीज़ें हमने थोड़ी सी ट्राई की है। तो वो सब चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें हम अपलोड करेंगे उसमें। ठीक है। अगर वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी तो उसको हम थोड़ा प्लेन क्या बोलते हैं उसकी तरह बना के हम कोशिश करेंगे, माइंड मैप टाइप। ठीक है। देखते हैं कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं, फिर आप कमेंट करके बताएं कि आपको उसमें से कौन सा सही लग रहा है, उस हिसाब से फिर उस चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, या फिर दोनों ही मिक्स करके दे देंगे। ठीक है। तो उसमें थोड़ा समय जा रहा है, बट हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम कोशिश करेंगे कि अब तक जितना पढ़े ना, इस पर हम जितने भी जो आई क्यूज हैं दो चार उसमें से लेंगे, बाकी हम और भी उसी उसी तरह के, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन आए उस तरह के हम उसी तरह लेवल के हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए। ठीक है। कोशिश करेंगे कल ये काम हम जरूर कर लें नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहें, एंड थैंक यू। ठीक है। ये भी थैंक यू बोल रहा है।